प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 20 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एवं क्लाइमेट चेंज टॉपिक से रिलेटेड वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस टॉपिक से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उस क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ ही शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास की। तो साथियों पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है विपत्ति क्या है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है मानव जीवन की हानि, ऑप्शन बी भारतीय संपत्ति का नुकसान, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी अशांति या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि विपत्ति इनमें से क्या होती है। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ही ऑप्शंस को ध्यान से आपको चेक करना है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विपत्ति जो है वो मानव जीवन की हानि है, इसके अलावा भारतीय संपत्ति का नुकसान और पारिस्थितिकी अशांति, ये तीनों ही विपत्ति के मेन कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि आपदा कितने प्रकार की होती है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि आपदा इनमें से कितने प्रकार की होती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 2। आपदा 2 प्रकार की होती है। अब बढ़ रहे हैं साथियों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने भूकंप, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी सुनामी लहरें या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से 3 ऑप्शंस में अलग अलग आपदाओं के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भूकंप, चक्रवात और सुनामी लहरें ये तीनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से आती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है अपनी आज की इस क्लास में, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है रेल दुर्घटना, ऑप्शन बी अग्नि दुर्घटना, ऑप्शन सी बम विस्फोट या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है। 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको बड़े ध्यान से चेक करना है और फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर आपको लगाना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रेल दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना और बम विस्फोट ये तीनों ही एक प्रकार की मानव निर्मित आपदाएं हैं जो कि मानव के कारण इनकी क्षति होती है। रेल दुर्घटना के कारण मानव को क्षति पहुंचती है। इसके अलावा अग्नि दुर्घटना जो होती है इसमें भी मानव को क्षति पहुंचती है, मानव निर्मित आपदा है। इसके अलावा बम विस्फोट जो होते हैं उनसे भी मानव को आपदा पहुंचती है, मानव को हानि होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ये तीनों ही जो आपदाएं हैं ये मानव निर्मित हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपदा के दौरान एनसीसी कैंडिडेट्स का योगदान इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है टेलीफोन एक्सचेंज संचालन, ऑप्शन बी जागरूकता कार्यक्रम में योगदान, ऑप्शन सी यातायात नियंत्रण या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए एक बार फिर से मैं पुनः रिपीट करने जा रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपदा के दौरान एनसीसी कैंडिडेट्स का योगदान इनमें से क्या है। 4 ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट्स का जो योगदान है वो टेलीफोन एक्सचेंज संचालन में भी होता है। इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम में योगदान भी एनसीसी कैडेट्स के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा यातायात को कंट्रोल करने में भी एनसीसी कैडेट्स का आपदा में विशेष योगदान होता है। तो ऑप्शन सी डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। अब बढ़ रहे हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि किसी आपदा के दौरान आवश्यक सेवा को कितनी श्रेणियों में इनमें से बांटा गया है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि किसी आपदा के दौरान आवश्यक सेवा को कितनी श्रेणियों में इनमें से बांटा गया है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से चेक करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी 7। किसी आपदा के दौरान आवश्यक सेवा को टोटल कुल 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपातकाल संचार के साधन इनमें से क्या हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस में आपातकाल संचार के साधनों के अलग अलग नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है रेडियो संचार, ऑप्शन बी उपग्रह संचार, ऑप्शन सी एमेच्योर रेडियो या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपातकाल संचार के जो साधन हैं उनमें रेडियो संचार, उपग्रह संचार और एमेच्योर रेडियो ये तीनों ही शामिल हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन में कितनी मुख्य बातें शामिल होती हैं। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के इस आप 8वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 3। आपदा प्रबंधन में टोटल कुल 3 मुख्य बातें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 9वां क्वेश्चन।
9वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे खतरनाक और जोखिमपूर्ण इनमें से माना जाता है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है गिरता हुआ पेड़, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी भूस्खलन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भूकंप। निम्नलिखित में से सबसे खतरनाक और जोखिमपूर्ण जो माना जाता है वो है भूकंप। भूकंप की वजह से काफ़ी ज़्यादा जनहानि जो है वो प्राकृतिक रूप से और मानव निर्मित रूप से भी होती है। भूकंप जो है वो सबसे खतरनाक और जोखिमपूर्ण माना जाता है। भूकंप की जो तीव्रता अधिक होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और जोखिमपूर्ण और भी अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको बताना है कि HAM क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है टेलीविजन, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी टेलीफोन या फिर ऑप्शन डी वॉकी टॉकी सेट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 10th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि HAM इनमें से क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी रेडियो। HAM जो है वो एक प्रकार का रेडियो है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन में आप लोगों के लिए एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता को इनमें से किससे मापा जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने थर्मामीटर द्वारा, ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल के द्वारा, ऑप्शन सी पैमाने से या फिर ऑप्शन डी सेवा उत्पाद। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल। भूकंप की जो तीव्रता है उसे रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, यानी भूकंप की जो स्पीड है, भूकंप जो है वो किस गति से आया है वह रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिससे भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भूकंप कौन सी आपदा है। 4 ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है मानव निर्मित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 12th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि भूकंप इनमें से कौन सी आपदा है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आप लोगों के लिए है ऑप्शन बी प्राकृतिक। भूकंप जो है वो एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है वो प्राकृतिक रूप से आते हैं, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो कि प्राकृतिक आपदा का रूप मानी जाती है। भूकंप, इसके अलावा सुनामी लहरें और चक्रवात तूफान, ये तीनों ही प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का तट है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे प्रश्न में हैं। ऑप्शन है पहाड़ का किनारा, ऑप्शन बी झील के किनारे, ऑप्शन सी तालाब के किनारे या फिर ऑप्शन डी समुद्र तट। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का तट है। 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस को ध्यान से आपको चेक करना है और सही उत्तर इस प्रश्न का लगाना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी समुद्र तट। समुद्र तट जो है वो सुनामी का तट इनमें से माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। समुद्र तट के किनारे सुनामी की जो लहरें हैं वो उत्पन्न होती हैं, उठती हैं, जिसकी वजह से समुद्र में सुनामी आती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि बाढ़ एक डैश आपदा है।
चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है मानव निर्मित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14th क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको बताना है कि बाढ़ एक डैश आपदा है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी प्राकृतिक। बाढ़ एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा होती है। बाढ़ जो है वो प्राकृतिक रूप से आती है, जिससे पूरा जो इलाका है, पूरा जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाता है। सभी जो घर हैं, सभी जितने भी खेत खलियान हैं, वो सभी बाढ़ के कारण पानी से डूब जाते हैं। इस वजह से बाढ़ जो है वो एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा मानी जाती है, प्राकृतिक आपदा का रूप होती है। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि एमचोर और रेडियो को डैश के नाम से भी इनमें से जाना जाता है। ऑप्शन है टेलीफोन, ऑप्शन बी HAM, ऑप्शन सी वायरलेस, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15th क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं। आपको बताना है कि एमचोर और रेडियो को इनमें से डैश के नाम से भी इनमें से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी HAM। एमचोर और रेडियो को HAM के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आ रहा है, इसमें आपको बताना है कि वॉकी टॉकी का उपयोग डैश से डैश किलोमीटर दूर के संचार के लिए इनमें से किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 0 से 10 किमी, ऑप्शन बी 10 से 20 किमी, ऑप्शन सी 20 से 30 किमी, या फिर ऑप्शन डी 5 से 50 किमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार पुनः रिपीट करने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि वॉकी टॉकी का उपयोग डैश से डैश किलोमीटर दूर के संचार के लिए किया जाता है। चार ऑप्शंस है, चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग दूरियां हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 5 से 50 किमी। वॉकी टॉकी का उपयोग 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी के संचार के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से टी का अर्थ इनमें से क्या है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है कोई पार्किंग नहीं, ऑप्शन बी सड़क का अंत, ऑप्शन सी एक तरफा, या फिर ऑप्शन डी बस स्टॉप। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से टी का अर्थ इनमें से क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए कोई पार्किंग नहीं। निम्नलिखित में से टी का जो अर्थ है वो है कोई पार्किंग नहीं। अब बढ़ रहे हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम इनमें से कब लागू किया गया था। चार ऑप्शन आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने वर्ष 2005, ऑप्शन बी वर्ष 2006, ऑप्शन सी वर्ष 2007, या फिर ऑप्शन डी वर्ष 2008। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम इनमें से कब लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए वर्ष 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष इनमें से कौन है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग पोस्ट हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी गृह मंत्री, या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री यानी कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एनईसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग फुल फॉर्म हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा और इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगाना होगा। ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन बी ग्रेविटी इलेक्ट्रिक कोड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय तत्व संहिता या फिर ऑप्शन डी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कोड। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि एनईसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है, यानी आपको एनईसी का विस्तारित रूप बताना है, यानी इसका पूर्ण रूप बताना है। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि एनईसी की पूरी फुल फॉर्म इनमें से क्या होती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कोड एनईसी का पूर्ण रूप है। एनईसी का जो पूर्ण रूप है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कोड। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनसेट का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट या फिर ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय संवेदन प्रणाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इनसेट का पूर्ण रूप क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। इनसेट का जो पूर्ण रूप है, विस्तारित रूप है, वो है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आईआरएस का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ऑप्शन बी भारतीय रिमोट सैटेलाइट सिस्टम, ऑप्शन सी भारतीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली या फिर ऑप्शन डी भारतीय रिमोट सेंसिंग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको इस क्वेश्चन में आईआरएस का पूर्ण रूप बताना है कि आईआरएस का विस्तारित रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से एनडीआरएफ का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है राष्ट्रीय आपदा बचाव दल, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपदा रिजर्व बल, ऑप्शन सी बचाव दल की राष्ट्रीय आपदा या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए इस प्रश्न में आपको बताना है कि एनडीआरएफ का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। एनडीआरएफ का जो पूर्ण रूप होता है वो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। अब बढ़ रहे हैं साथियों 24वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एसडीएमए का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। चार ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन बी प्रबंधन एजेंसी की राज्य आपदा, ऑप्शन सी राज्य जिला प्रबंधन प्राधिकरण या फिर ऑप्शन डी राज्य विकास प्रबंधन प्राधिकरण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं।
देखिए आपको बताना है कि एसडीएमए का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एसडीएमए का जो पूर्ण रूप है वो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वें क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से एसडीआरएफ का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने राज्य आपदा बचाव बल, ऑप्शन बी राज्य आपदा रिजर्व बल, ऑप्शन सी बचाव दल के राज्य जिला, या फिर ऑप्शन डी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। आपको बताना है कि एसडीआरएफ का विस्तारित रूप इनमें से क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। एसडीआरएफ का जो पूर्ण रूप होता है उसे हम बोलते हैं स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। अब बढ़ रहे हैं साथियों 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि बम विस्फोट डैश आपदा का इनमें से उदाहरण है। ऑप्शन है प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव निर्मित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि बम विस्फोट डैश आपदा का इनमें से एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मानव निर्मित। बम विस्फोट जो है वो एक प्रकार से मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। बम विस्फोट जो है वो एक प्रकार से मानव निर्मित आपदा मानी जाती है। तो ऑप्शन डी बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख इनमें से कौन होता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग पद हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख इनमें से कौन होता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी उप मंडल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी नगर पालिका अध्यक्ष, या फिर ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट। जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपदा मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख होता है वो जिला मजिस्ट्रेट होता है। जिला कलेक्टर जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 28वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय इनमें से कहाँ है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में भारत के अलग अलग मेट्रो सिटीज के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, या फिर ऑप्शन डी नागपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नागपुर। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा इसमें आपको बताना है कि समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें इनमें से क्या कहलाती हैं। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चार में से तीन ऑप्शंस में अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाना है। ऑप्शन है बाढ़, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी भूकंप, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन का सही उत्तर भी लगाएं।
आपको बताना है कि समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें इनमें से क्या कहलाती हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सुनामी। समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों को सुनामी लहरें कहा जाता है। समुद्र तट पे समुद्र के नीचे जो भूकंप से जो लहरें उत्पन्न होती हैं वो विशाल प्रकार की होती हैं, काफ़ी बड़ी लहरें होती हैं, जिन्हें सुनामी लहरें कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का आप सभी प्रयास करें। क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने वाली मुख्य संस्था इनमें से कौन सी है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन बी मौसम विभाग, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि भारत में बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने वाली मुख्य संस्था इनमें से कौन सी है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में बाढ़ पूर्वानुमान के संकेत जारी करने वाली जो मुख्य संस्था है उनमें केंद्रीय जल आयोग, मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये तीनों ही शामिल हैं। ये तीनों ही भारत में बाढ़ के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी भारत को प्रोवाइड करवाते हैं, देश के लोगों को देते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा में आने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट एवं क्लाइमेट चेंज टॉपिक से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के आने वाले इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से भी 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास के क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको इस जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा के अलग अलग सब्जेक्टों के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें, ताकि आप लोगों के तैयारी में ये सभी प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियो आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।